टॉप 20 अननोन फैक्ट्स अबाउट आयरन मैन 1 मूवी, जिनमें आपको पता चलेगा कि इस मूवी में दिखाया गया टोनी स्टार्क का कैरेक्टर कौन सी रियल लाइफ पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड था, आयरन मैन मार्क 1 आर्मर को बनाने में कितना टाइम लगा था और ये कितना भारी था, एंड आयरन मैन 1 मूवी को बनने में 17 साल क्यों लग गए और इस दौरान कौन कौन से एक्टर्स को टोनी स्टार्क के रोल के लिए कंसीडर किया गया था। और साथ ही फैक्ट नंबर 10 में आपको पता चलेगा जार्विस की फुल फॉर्म के बारे में और टोनी ने इसका नाम जार्विस ही क्यों रखा था। और इसके साथ बहुत से कमाल के आयरन मैन 1 मूवी से जुड़े फैक्ट्स आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हेवी स्पॉयलर्स। Truth is, इस मूवी में जब टोनी अपनी पहली फाइट के बाद डैमेज्ड आयरन मैन आर्मर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहीं टोनी के पीछे डेस्क पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड रखी होती है, जिसको बाद में हमें आयरन मैन 2 मूवी में भी दिखाया गया था। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड टोनी के डैड यानी खुद होवर्ड स्टार्क ने ही बनाई थी, और टोनी के घर पर रखी शील्ड कैप्टन अमेरिका की ओरिजिनल शील्ड का एक अर्ली प्रोटोटाइप होता है। जब आयरन मैन मूवी बनना शुरू हुई थी तो उस टाइम इस मूवी की स्क्रिप्ट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं थी, तो इसी वजह से फिल्म मेकर्स का ज़्यादातर फोकस इस मूवी की स्टोरी एंड एक्शन सीन्स पर ही रहता था, और इसी वजह से इस मूवी के ज़्यादातर डायलॉग्स इम्प्रोवाइज्ड थे, जिन्हें एक्टर्स बिना की स्क्रिप्ट के अपनी तरफ से बोला करते थे। और जब रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपनी तरफ से कोई भी डायलॉग लाइन्स बोलता था तो एक्ट्रेस ग्वेनेथ को उसके हिसाब से सूटेबल लाइन बोलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती थी। आयरन मैन की फर्स्ट मूवी बनने की शुरुआत 17 साल पहले 1990 में हुई थी, और उस टाइम आयरन मैन के राइट्स यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास थे, जिसे बाद में यूनिवर्सल ने 20th सेंचुरी फॉक्स को बेच दिया था। और उस टाइम फॉक्स के अंडर आयरन मैन के रोल के लिए सबसे पहले निकोलस केज और फिर उसके बाद टॉम क्रूज को कंसीडर किया गया था, पर बाद में फॉक्स ने आयरन मैन के राइट्स न्यू लाइन सिनेमा को बेच दिए थे, और फिर 2006 में आयरन मैन के फिल्म राइट्स न्यू लाइन सिनेमा से वापस मार्वल के पास आ गए थे। इसके बाद खुद मार्वल स्टूडियोज ने ही आयरन मैन पर मूवी बनाने का फैसला किया था। डायरेक्टर जॉन फेवरो टोनी स्टार्क के रोल के लिए एक न्यूकमर को हायर करना चाहता था, क्योंकि वो उस टाइम इस मूवी के लिए किसी एक्सपेंसिव स्टार को हायर नहीं कर सकते थे। और उस टाइम टोनी स्टार्क के रोल के लिए सबसे पहले सैम रॉकवेल को अप्रोच किया गया था, बट रॉबर्ट डॉनी जूनियर के स्क्रीन टेस्ट को देखने के बाद डायरेक्टर जॉन को लगा कि टोनी स्टार्क के रोल के लिए आरडीजे ही सबसे बेस्ट है, और आरडीजे ने आयरन मैन के रोल को प्ले करने के लिए 5 डेज पर वीक वेट ट्रेनिंग एंड मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी, एंड आरडीजे को इस मूवी के लिए $500,000 की फीस मिली थी। इस मूवी में जब पेपर टोनी का आर कैरेक्टर बदलने में उसकी मदद करती है, एक्चुअली इस सीन में प्रोस्थेटिक चेस्ट का यूज किया गया था, जिसे आरडीजे के चेस्ट के ऊपर लगाया हुआ था, और इस सीन को एक ऐसे एंगल से फिल्माया गया था ताकि देखने में ऐसा लगे कि ये प्रोस्थेटिक चेस्ट आरडीजे का बॉडी पार्ट हो। और इस सीन में फेक चेस्ट के एजेस को छुपाने के लिए ब्राइट लाइट का यूज किया गया था, ताकि व्यूवर्स का ज्यादातर फोकस आर कैरेक्टर पर ही बना रहे। इस पूरी मूवी में हमें 5 टाइप के आयरन मैन आर्मर्स को दिखाया गया है, जो कि सभी कॉमिक से इंस्पायर्ड थे, जिनमें मार्क 1 आर्मर जो कि स्टार का फर्स्ट सूट होता है, मार्क 2 आर्मर जो कि सिल्वर सूट होता है और आप इसे वार मशीन आर्मर का एक प्रोटोटाइप भी कह सकते हो, एंड मार्क 3 आर्मर इस मूवी में दिखाया गया फाइनल रेड एंड गोल्ड आर्मर होता है, एंड मार्क 3 आर्मर के फाइनल वर्जन से पहले जार्विस मार्क 3 आर्मर के फुल गोल्ड वर्जन दिखाता है, जो कि आयरन मैन अपने अर्ली डेज में पहना करता था। और फिर उसके बाद रेड एंड सिल्वर वर्जन को भी दिखाता है, जो कि आयरन मैन के सिल्वर सेंटूरियन आर्मर से आइडेंटिकल था। केव से निकलने के लिए जब टोनी आयरन मैन मार्क 1 आर्मर को बनाता है, तो इस सूट को ऐसा दिखाने के लिए कि सिर्फ स्पेयर पार्ट से ही बना हुआ है, मार्क 1 का 41 किलो का एक सिंगल पीस तैयार किया गया था, जिसको फॉरवर्ड अटैक के हिसाब से मार्क 1 की फ्रंट साइड को हैवी आर्मर और उसकी बैक साइड को लेस आर्मर बनाया गया था। और फिर बाद में मार्क 1 से इंस्पायर्ड होकर ओबडाया स्टेन का आयरन मोंगर सूट बनाया गया था, जिसका वेट 360 किलोग्राम एंड हाइट 10 फीट थी। ओरिजिनली एजेंट फिल कोल्सन का इस मूवी में बहुत ही छोटा सा रोल होने वाला था, इसलिए फिल कोल्सन के पहले ही सीन में उसे सिर्फ एजेंट कहकर बुलाया गया था, बट एक्टर क्लार्क ग्रेग के दूसरे कास्ट मेंबर्स के साथ केमिस्ट्री को देखते हुए इस मूवी में एजेंट फिल कोल्सन के ज्यादा सीन्स को ऐड किया गया था, जिसके बाद एजेंट कोल्सन का कैरेक्टर हमें आयरन मैन 2, थोर, द अवेंजर्स, कैप्टन मार्वल एंड एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज में भी देखने को मिला था।
इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए राइटर्स ने डायलॉग्स के 3 पेजेस लिखे थे, जिनमें से फिल्म मेकर्स ने इस सीन के लिए बेस्ट लाइंस को चूज किया था। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन को एक सीक्रेट रखने के लिए इस सीन को बहुत ही कम फिल्म क्रू के साथ शूट किया गया था। एंड आयरन मैन 1 मूवी से ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था। इसके बाद हर एक MCU मूवी में एटलीस्ट एक पोस्ट या फिर मिड क्रेडिट सीन तो जरूर होता है। जेफ ब्रिजेस ने इस मूवी में ओबेडाया स्टेन का रोल प्ले किया है। एंड जेफ ब्रिजेस ने स्टेन का रोल प्ले करने के लिए अपने हेड को एक्चुअल में शेव किया था और जेफ ने बताया था कि वो ऐसा हमेशा ही करना चाहता था। एंड इस मूवी से ओबेडाया स्टेन के पोस्ट से सीन्स को कट कर दिया गया था ताकि मूवी का ज्यादा से ज्यादा फोकस टोनी स्टार्क पर बना रहे। टोनी स्टार्क के AI कंप्यूटर सिस्टम को ज्यादातर फैंस सिर्फ जर्विस के नाम से ही जानते हैं, बट जर्विस का पूरा नाम जस्ट ए रैदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, जिसे होवर्ड स्टार्क के बटलर एडविन जर्विस के नाम के ऊपर रखा गया था। और टोनी ने अपने कंप्यूटर सिस्टम का नाम एक बटलर के नाम के ऊपर इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद एडविन ने ही उसे पाला पोसा होता है। सो दिस इज ए ट्रिब्यूट टू एडविन जर्विस बाय टोनी। और साथ ही एडविन जर्विस का यंगर वर्जन हमें एजेंट कार्टर सीरीज और इसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में भी देखने को मिला था। AI सिस्टम जार्विस को एक्टर पॉल बेटनी ने अपनी आवाज दी थी और इस मूवी के लिए जार्विस की सारी लाइंस को पॉल ने सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही रिकॉर्ड किया था। एंड पॉल बेटनी को इस मूवी के प्लॉट, स्टोरी और इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो किस मूवी के लिए काम कर रहा है। और पॉल ने खुद ही बताया था कि जर्विस के लिए काम करना उसके लिए सबसे इजीएस्ट जॉब था क्योंकि जर्विस की सारी लाइंस को उसने 2 घंटों के अंदर ही रिकॉर्ड किया था। इसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा पैसे मिले थे। और इसके बाद पॉल बेटनी को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में विजन का रोल करने को भी मिला। जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के लिए उसके मोशन कैप्चर विजुअल इफेक्ट्स को शूट करता था तो उस टाइम RDJ आयरन मैन आर्मर के कुछ पीसेस पहनकर उन्हें शूट किया करता था ताकि आयरन मैन की मूवमेंट्स देखने में ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक लगे। और RDJ जिस आयरन मैन कॉस्ट्यूम को पहनता था उसे रबर एंड मेटल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता था। एंड इस मूवी में दिखाए गए तीनों आयरन मैन आर्मर्स को आयरन मैन कॉमिक बुक आर्टिस्ट एडी ग्रेनो ने डिजाइन किया था। ओरिजिनली डायरेक्टर जॉन फेवरू सबसे पहले कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी को डायरेक्ट करने वाला था, जो कि जॉन के हिसाब से एक सुपर हीरो कॉमेडी एडवेंचर मूवी होती, बट उसकी जगह जॉन ने आयरन मैन मूवी को चुना। और जब जॉन फेवरू को आयरन मैन मूवी डायरेक्ट करने के लिए हायर किया गया था तो उसे सेलिब्रेट करते हुए फेवरू ने डाइट की थी और अपना 32 किलो वजन कम किया था। अगर आपने फ्रेंड्स सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि जॉन फेवरू ने फ्रेंड्स सीरीज में टोनी स्टार्क से सिमिलर एक कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम पीट बेकर होता है, जो कि टोनी स्टार्क की तरह बहुत ही ज्यादा रिच और एक प्लेबॉय होता है। एंड फेवरू ने पीट बेकर को प्ले करते हुए अपने फेशियल हेयर को भी बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह ही रखा हुआ था। स्टैन ली द क्रिएटर ऑफ आयरन मैन, स्टैन ली ने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को रियल लाइफ पर्सन होवर्ड ह्यूज से इंस्पिरेशन लेकर बनाया था। और आप होवर्ड ह्यूज को 90s के टाइम का टोनी स्टार्क भी कह सकते हो क्योंकि होवर्ड ह्यूज अपने टाइम का एक बिलियनियर बिजनेसमैन, इन्वेंटर, एडवेंचरर, लेडीज मैन एंड फाइनली एक नटकेस था। और ये सब चीजें हमें टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में भी दिखाई गई हैं क्योंकि टोनी का भी पता नहीं होता कि वो अगले ही पल क्या करेगा। पेपर पोट्स के रोल को प्ले करने के लिए सबसे पहले रेचल मैकएडम्स को अप्रोच किया गया था, बट रेचल ने यह रोल करने से मना कर दिया था। इसके बाद पेपर पोट्स का रोल ग्वेनेथ पैल्ट्रो को करने को मिला और ग्वेनेथ की ये रोल करने की वजह ये थी कि जहां पर वो रहती थी वहां से फिल्म स्टूडियो सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ही था, जिससे कि वो शूटिंग के दौरान भी अपने घर पर आराम से आ जा सकती थी। ग्वेनेथ पैल्ट्रो ने मार्वल से पेपर पोट्स से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कॉमिक्स को मांगा था ताकि वो पेपर के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से समझ सके। इस मूवी में आयरन मैन के अपोजिट एक प्रॉपर ओपोनेंट चूज करने के लिए डायरेक्टर जॉन फेवरू को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई थी क्योंकि सबसे पहले इस मूवी में मेन विलन के रोल के लिए द मैंड्रियन, टाइटेनियम मैन एंड द क्रिम्सन डायनामो कंसीडर किया गया था। बट इस मूवी में डायरेक्टर जॉन एक ऐसे विलन को लाना चाहते थे जो कि टोनी स्टार्क के बराबर का हो या फिर एक आर्मड अपोनेंट हो। इसके बाद हमें आयरन मॉन्गर सूट में ओबेडाया स्टेन देखने को मिला। F-22 रैप्टर्स के साथ आयरन मैन के शॉट्स को क्रिएट करने के लिए कई कैमरास को हवा में उड़ाया गया था ताकि ऊंचाई पर हवा की रफ्तार
और ठंड का पता लगाया जा सके और फिर उसी हिसाब से आयरन मैन की मूवमेंट्स को कैप्चर किया जा सके। और इस सीन में F-22 जेट्स के पायलट्स एक दूसरे से Whiplash-1 एंड Whiplash-2 कहकर कोड नेम्स में बात करते हैं, जो कि आयरन मैन के एक एनिमी का नाम होता है और जो हमें आयरन मैन 2 मूवी में देखने को भी मिला था। टोनी स्टार्क अपनी इकोनिक लाइन आई एम आयरन मैन बोलकर अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील कर देता है और इस लाइन को केविन फाइजी के अप्रूवल के बाद ही इस मूवी के फाइनल कट में दिखाया गया था। और स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए इस सीन की फिल्मिंग के टाइम फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग थे उन सभी को ये कहा गया था कि ये टोनी स्टार्क की ड्रीम सीक्वेंस है जिसमें वो अपने सपने में सबके सामने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील कर रहा है और साथ ही टोनी स्टार्क की फाइनल लाइंस भी आई एम आयरन मैन ही होती हैं। तो ये थे आयरन मैन 1 मूवी से जुड़े टॉप 20 अननोन फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। And if you enjoyed, then like this video, subscribe Factors for more fact videos like this one. और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, peace.